दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे पुराने वीडियो को जितना प्यार दिया, उसी प्यार की वजह से हम अब एक नए चैनल पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेंगे। तो तुरंत जाएं और हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को चेक करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, हर हफ्ते नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, आज मैं एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसका नाम है द मेनू। खाने को लेकर इतनी क्रिप्टिक फिल्म इतिहास में शायद ही कभी बनी हो। इसका कॉन्सेप्ट बेहद अनोखा है, जहाँ अंत तक सब कुछ ऐसा मोड़ लेता है जो दर्शकों को चौंका देता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टेलर और मार्गो नाम के 2 लड़के लड़की से, जो एक प्राइवेट डिनर के लिए तैयार खड़े हैं। टेलर ने आयरलैंड के एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई है, जहां एक व्यक्ति के खाने का खर्च करीब $1250 यानी लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा होता है। ये रेस्टोरेंट इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ सिर्फ अमीर, मशहूर और सेलिब्रिटी वर्ग के लोग ही आ पाते हैं। इसके बाद एक प्राइवेट बोट आती है, जो मेहमानों को रेस्टोरेंट के एक अलग द्वीप, जिसका नाम है हाथर, वहाँ लेकर जाती है। वहाँ मेहमानों का स्वागत एक महिला एल्सा करती है, जो टेलर से पूछती है, तुम्हारे साथ कौन आया है? टेलर बताता है कि मार्गो उसके साथ है। असल में टेलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था, लेकिन आखिरी समय में ब्रेकअप हो गया, इसीलिए वो मार्गो को साथ ले आया। इसके बाद एल्सा सभी मेहमानों को द्वीप का परिचय कराती है। वह बताती है कि यहाँ वे खुद सब्जियां उगाते हैं, पशुपालन करते हैं और ताजे उत्पादों से व्यंजन बनाते हैं। हर डिश को इतनी निपुणता से तैयार किया जाता है कि वह एक कला का नमूना बन जाती है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग शेफ के साथ खाना बनाने में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनके पास अपने अपने कमरे होते हैं, जहाँ वे केवल सोते हैं, जबकि शेफ के लिए एक अलग कमरा है। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर पहुँचते हैं, जहाँ खुली रसोई में खाना बनना शुरू हो चुका होता है। हमें पता चलता है कि टेलर एक फूड ब्लॉगर है, जिसे खाने का जबरदस्त जुनून है। वह हर डिश की तस्वीर लेता है, रिव्यू करता है और खुद को सोशल मीडिया पर बहुत गंभीरता से प्रस्तुत करता है। वह इस रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वह शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा प्रशंसक है। शेफ स्लोविक एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ हैं। उनके बारे में कई कुकिंग शो, लेख और चर्चाएं होती रहती हैं। एक समय पर वह खुद मेहमानों के पास आकर खाना चखते हैं। एल्सा धीरे से शेफ को कुछ बताती है और तभी से शेफ की नजरें टेलर और मार्गो पर टिक जाती है। इसके बाद स्टार्टर सर्व किया जाता है, जिसे सभी मेहमान बहुत पसंद करते हैं। इस द्वीप पर कई और अलग अलग तरह के मेहमान भी आए हैं, जिनसे हम धीरे धीरे परिचित होते हैं। इसी बीच टेलर मार्गो को बताता है कि उसे खाने से कितना गहरा लगाव है। वह कहता है कि वह खाना बनाने का इतना शौकीन है कि उसने शेफ स्लोविक के हर एक कुकिंग शो को 10-10 बार देखा है। वह खुद को खाने के प्रति पागलपन की हद तक समर्पित बताता है। वह जिस तरह से एक फूल की पंखुड़ी से शुरू करके खाना बनाने के हर चरण को समझाता है, मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। टेलर कहता है कि मार्गो कभी भी उसकी तरह इस फूड आर्ट में डुबकी नहीं लगा पाएगी, क्योंकि मार्गो के लिए खाना केवल खाने का साधन है, जबकि टेलर के लिए यह एक कला है, ये एक भावना है। यहाँ आए सभी लोग केवल खाना खाने नहीं आए हैं, वे एक प्रदर्शनी देखने और एक अनुभव लेने आए हैं। कुछ समय बाद शेफ स्लोविक सबके सामने आकर उनका पहला कोर्स पेश करता है, जिसका नाम है द आइलैंड। खाने की सेवा बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से की जाती है। उस डिश के साथ उसकी सामग्री का वर्णन और उसका इतिहास भी दिया जाता है। सब कुछ काले पत्थर पर सजा होता है और आसपास आयरिश फूलों की पत्तियां रखी होती है। सब लोग देखकर कहते हैं, वाह, अद्भुत फूड आर्ट। शेफ कहता है कि ये खाना तुम लोग मत खाओ, इसे छको, इसकी खुशबू लो, इसकी भव्यता को महसूस करो और सबसे बढ़कर इस खाने का सम्मान करो। इस बीच शेफ की बात न सुनते हुए टेलर मार्गो की ओर देखता है और उसे इस खाने के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी शेफ उसे रोककर अपनी बात सुनने को कहता है। फिर शेफ शांतिपूर्वक अपनी बात समाप्त करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन टेलर अभी भी गहरे भावों में डूबा होता है और कहता है कि इस खाने और इस माहौल की भव्यता की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर वह मार्गो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या शेफ स्लोविक हम पर गुस्सा है? मार्गो कहती है,
अरे हम तो ग्राहक हैं, पैसे देकर खाने आए हैं। शेफ स्लोविक ने हमारी सेवा की है, वह हमारा मालिक नहीं है कि वह हम पर गुस्सा करे। लेकिन टेलर इस बात को इतना गंभीरता से लेता है कि उसकी शक्ल कुछ अजीब लगने लगती है। उसके अंदर जैसे शेफ के प्रति एक अंधश्रद्धा उत्पन्न हो गई हो। इसी बीच वहाँ ब्लूम नाम के एक प्रसिद्ध फूड क्रिटिक भी आए होते हैं, जो अपने पति के साथ बैठकर हर सामग्री और सजावट के तत्वों का विश्लेषण कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा कोर्स तैयार होने लगता है। अब शेफ कहता है कि आज का थीम है ब्रेडलेस ब्रेड। शेफ बताता है कि एक समय रोटी गरीब लोग खाते थे। उनके टेबल पर रोटी न होने पर वे कुछ अधूरापन महसूस करते थे। लेकिन हम गरीब नहीं हैं, हम यहाँ भव्यता का अनुभव लेने आए हैं। इसीलिए हम बिना रोटी के कुछ व्यंजन परोसेंगे, ताकि ये समझ में आए कि सादगी में ही सुंदरता छिपी होती है। कुछ लोग हैरानी से हंसने लगते हैं, क्योंकि रोटी के बिना क्या परोसा जा सकता है। लेकिन अब शेफ उन्हें विभिन्न प्रकार की क्रीम परोसता है, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। खासकर फूड क्रिटिक ब्लूम कहते हैं, वाह, ये बिल्कुल माइक्रो डिटेल्स की तरह किया गया है। हालांकि येलो क्रीम थोड़ा फैल जाता है। वे इस खाने की सूक्ष्मता पर शेफ से बातचीत करते हैं। शेफ माफी मांगते हुए कहता है, आपके लिए मैं यह खाना फिर से परोस रहा हूँ। इसके बाद उन्हें एक कटोरी भरकर हाथों से बना क्रीम कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दी जाती है, जिसे देखकर ब्लूम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ एक फ्रेंड्स ग्रुप आता है, जो एल्सा के पास आकर कहता है, हमें ब्रेड दो, हम केवल ऐसी क्रीम नहीं खाना चाहते। लेकिन एल्सा राजी नहीं होती। गुस्से में वे कहते हैं, क्या तुम हमें जानती हो? हम डोंग वैली के लोग हैं, हमें अब भी ब्रेड चाहिए। एल्सा हंसते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हारे बॉस को भी जानती हूँ, लेकिन आज तुम जो चाहोगे वो नहीं पाओगे, बल्कि जो मिलेगा वही मिलेगा। ये सुनकर कई लोग समझ जाते हैं कि यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ सख्त और अजीब नियम भी हैं। इसी बीच मार्क्स साफ साफ कह देता है कि उसे इस अजीब फूड आर्ट या खेल में कोई रुचि नहीं है। उसने इतनी भारी रकम इसीलिए नहीं दी कि उसे जबरदस्ती कोई और तय करे कि वह क्या खाए। वह गुस्से में शेफ की आंखों में आंखें डालकर कहता है, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मैं क्या खाऊं और क्या न खाऊं, ये मेरा चुनाव है। ये सुनकर शेफ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब टेलर मार्क्स पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि शेफ से इस तरह बात करना बिल्कुल गलत था। फिर आता है तीसरा कोर्स, जिसका नाम है मेमोरी। शेफ बताता है कि यह डिश उसने अपने बचपन की एक भयावह याद से प्रेरित होकर बनाई है। वह कहता है कि जब वह बच्चा था, उसके पिता हमेशा नशे में रहते थे और हर मंगलवार को डकोश नाम का खाना खाते थे। लेकिन एक मंगलवार को वे नशे में उसकी माँ को पीटने लगे। तब शेफ ने अपनी माँ को बचाने के लिए अपने पिता के पैर में छुरी घोंप दी। उस दिन डकोश के साथ खून मिल गया था और तब से उस खाने का रंग, खुशबू और स्वाद उसकी उस भयावह स्मृति से जुड़ गया। इसी वजह से आज के इस कोर्स का नाम मेमोरी रखा गया है। अब सभी को वह डिश परोसी जाती है। हर प्लेट में डोसे के ऊपर लेजर प्रिंट किए गए कुछ चित्र होते हैं। ये चित्र प्रत्येक मेहमान के जीवन की सबसे खराब यादों को दर्शाते हैं। एक अभिनेता की प्लेट पर उसकी सबसे खराब फिल्म का पोस्टर होता है। टेलर की प्लेट पर यहाँ आकर खींची गई तस्वीर होती है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में तस्वीरें लेना सख्त मना है। ये देखकर टेलर डर जाता है। ब्लूम के पति की प्लेट पर उनके सिर की ट्यूमर सर्जरी की फोटो होती है और ब्लूम के सामने उन सभी रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें होती हैं जिनके खाने पर उन्होंने फेक रिव्यू दिए थे, जिससे वे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। एक वृद्ध दंपति के टेबल पर पति के सामने एक अन्य महिला के साथ ली गई तस्वीर होती है, जिसे देखकर उसकी पत्नी तुरंत उससे सवाल पूछने लगती है। घबराकर वह कहता है, ये तो कोई मजाक ही होगा, वे बस हमें डरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस फ्रेंड्स ग्रुप की प्लेट पर भी तस्वीरें होती हैं, जिनमें उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का पुख्ता सबूत होता है। ये सब देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। सबके मन में एक ही सवाल उठता है, शेफ स्लोविक ने यह सब कैसे पता कर लिया? इतनी गुप्त बातें जिनके सामने आने पर कई लोगों को जेल भी हो सकती थी। यानी साफ है कि शेफ ने अपने हर मेहमान के बारे में गहरी रिसर्च कर रखी थी। इसी बीच टेलर मार्गो से घबराते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि शेफ मुझसे नाराज है? क्या मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए? ठंडी आवाज में टेलर कहता है कि तुम थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, शांत हो जाओ, हम तो यहाँ मुफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन टेलर गुस्से में कहता है, हाँ सही कहा, क्योंकि तुम्हें भी मुझे पैसे देने पड़े हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मेरे पसंदीदा शेफ के बनाए खाने का मजा खराब हो। इस बात पर उनके बीच हल्की झड़प हो जाती है।
मरगो गुस्से में वहाँ से उठकर कॉरिडोर की ओर चली जाता है। वह चलते हुए एक चांदी के दरवाजे के सामने रुकती है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगती है। ठीक उसी समय एल्सा वहाँ आती है और उसे रोक देती है। वह कहती है, इस समय आप कहीं नहीं जा सकते। मरगो जवाब देता है, मैं तो बस बाथरूम जा रही हूँ। फिर वह बाथरूम में जाकर सिगरेट जलाती है। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि मरगो की प्लेट पर कोई गुप्त यादों वाली तस्वीर नहीं थी। क्यों नहीं थी, यह हम बाद में जान पाएंगे। उसी समय शेफ स्लोविक खुद लड़कियों के वॉशरूम में आ जाता है। वह मरगो से पूछता है, तुम मेरा बनाया खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मरगो जवाब देती है, मुझे भूख नहीं लगी इसीलिए नहीं खाया। शेफ तब उसका नाम जानना चाहता है। मरगो अपना नाम बताती है, लेकिन शेफ कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा नाम मरगो नहीं है। मरगो चौंक जाती है क्योंकि शेफ की बातों से साफ पता चलता है कि वह उसका असली परिचय जानता है, लेकिन कैसे? मरगो ज्यादा कुछ कहे बिना वापस टेबल पर लौट आती है। इसके बाद अगले पकवान की तैयारी शुरू होती है। एक सुंदर कपड़ा मेज पर बिछाया जाता है और पूरी मेज को एक प्लेट की तरह सजाया जाता है। शेफ अब अपने जूनियर शेफ जेरेमी को बुलाता है। वह सबके सामने कहता है, जेरेमी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वह कभी मुझ जैसा महान नहीं बन सकता। वह मेहनत करता है, लेकिन मुझ जैसा नहीं बन पाएगा। फिर वह जेरेमी से पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? जेरेमी सिर हिलाकर नहीं कहता है। शेफ फिर पूछता है, क्या तुम मुझ जैसा बनना चाहते हो? जेरेमी फिर नहीं कहता है। शेफ कहता है, हम जिनसे प्यार करते हैं, जिनका दिल जीतना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा भी शामिल होती है। ये कष्ट और मेहनत हमारे भीतर समा जाती है, हम बिखर जाते हैं। फिर वह बताता है कि इस बार के पकवान का नाम है दामास। ठीक उसी समय जेरेमी सबके सामने आकर अपने सिर में गोली मार लेता है और अपनी जान दे देता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि मेज पर अब एक शव पड़ा होता है, लेकिन शेफ शांत मन से कहता है, ये हमारे मेनू का एक हिस्सा था, आज के शो का हिस्सा। कुछ लोग इसे लाइव परफॉर्मेंस या कोई प्रैंक समझते हैं, लेकिन कुछ समझ जाते हैं कि यह अभिनय नहीं बल्कि सच्चाई है। एक जोड़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। शेफ के इशारे पर एक कर्मचारी उस व्यक्ति की उंगली तक काट देता है। अब जो लोग इसे मजाक समझ रहे थे, उनके चेहरे सूख जाते हैं। सिर्फ ब्लूम और उसका साथी अब भी यह मानना चाहते हैं कि यह एक थिएटर शो है और सब कुछ अभिनय है। इसके बाद शेफ मार्गो को बुलाता है और गंभीर स्वर में पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? मार्गो फिर से कहती है कि मेरा नाम मार्गो है। शेफ जवाब देता है, मुझे पता है तुम मार्गो नहीं हो। अब सच बताओ, तुम्हारी असली पहचान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की गेस्ट लिस्ट और आज की योजना दोनों में तुम शामिल नहीं थी। तुम न हमारे स्टाफ का हिस्सा हो, न हमारे ग्राहकों में से। इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तय करो कि तुम किसके पक्ष में रहोगी, स्टाफ के या ग्राहकों के? मार्गो पूछती है, अगर मैं किसी एक पक्ष में रहूं तो क्या बच पाऊंगी? शेफ ठंडे स्वर में कहता है, नहीं, चाहे तुम किसी के भी पक्ष में रहो, आज तुम्हें मरना ही होगा। सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को मरना है। अब तुम्हारा काम सिर्फ ये तय करना है कि तुम किस टीम के साथ मरना चाहती हो। ये सुनकर मार्गो स्तब्ध रह जाती है। शेफ उसे सोचने के लिए कुछ समय देता है। इसी दौरान टेलर के सामने एक स्पेशल प्लेट परोसी जाती है। वह खाने में इतना डूबा होता है कि उसके आसपास हो रही मौतें भी उसे प्रभावित नहीं करती। जहाँ बाकी सब डर और आतंक में हैं, वहीं टेलर पूरी तन्मयता से खाना खाते रहता है। इसी बीच एक व्यक्ति खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की नहीं टूटती। फिर एक और आदमी भागने की कोशिश करता है, जिसे सुरक्षा कर्मी पकड़ लेते हैं। अब शेफ हर मेहमान से व्यक्तिगत बातचीत करने लगता है। वह ब्लूम और उसके पार्टनर की ओर मुड़ता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारे वे झूठे रिव्यू जिनकी वजह से न जाने कितने अच्छे रेस्टोरेंट बंद हो गए? इसके बाद वह उस वृद्ध दंपति के पास जाता है जिनके पति की कुछ घंटे पहले उंगली काट दी गई थी। शेफ कहता है, तुम दोनों पिछले 5 सालों से यहाँ आ रहे हो और कम से कम 11 बार खाना खा चुके हो, तो बताओ मेरी बनाई एक भी डिश का नाम? वे चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। वे यह तक नहीं बता पाते कि आखिरी बार कौन सी मछली खाई थी। शेफ निराश होकर कहता है, हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और तुम एक डिश का नाम भी याद नहीं रख सकते। क्या तुम्हें पता है मेरे रेस्टोरेंट में खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेरे रेस्टोरेंट में जो एक बार खा ले वह खुद को भाग्यशाली मानता है, और तुम लोग जिनके पास 11 मौके थे, एक बार भी उसे महसूस नहीं कर पाए। तभी पीछे बैठे टेलर के दोस्तों का ग्रुप बोल उठता है, देखो ये रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं है,
ये आइलैंड और ये रेस्टोरेंट दोनों मिस्टर डक के 100% निवेश से बने हैं। शेफ हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, डग ने मेरी बहुत मदद की है और अब वही मदद उसे डुबोने जा रही है। इसके बाद सब बाहर देखते हैं कि मिस्टर डक को रस्सी से बांधकर लटकाया गया है और फिर धीरे धीरे पानी में डुबो दिया जाता है। ये दृश्य सभी को हिलाकर रख देता है। अब शेफ एक एक करके सभी से बातें करता है। हालांकि इन बातों का असली मतलब और उनके पीछे की वजह हमें कहानी के अंत में पूरी तरह से समझ में आएगी। फिलहाल शेफ अपने कमरे में वापस चला जाता है। मार्गो को सोचने के लिए जो समय दिया गया था वह भी अब समाप्त हो चुका है। शेफ उसे बुलाता है। शेफ पहले मार्गो से पूछता है, क्या तुम बार बार उस आदमी की तरफ देख रही थी जिसकी उंगली काट दी गई थी? मार्गो स्वीकार करती है। हाँ। शेफ पूछता है, क्यों? तब मार्गो अपनी असली पहचान उजागर करती है। वह वास्तव में एक कॉल गर्ल थी और उस वृद्ध आदमी के साथ उसका पहले पेशेवर संबंध रह चुका था। शेफ उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम और मैं एक ही काम करते हैं, मैं खाना परोसता हूँ, तुम खुद को। इसके बाद मार्गो एक डरावनी सच्चाई सामने लाती है। वह बताती है कि जब वह उस वृद्ध आदमी के साथ थी, उसने कहा था कि वह उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करना पसंद करता है, खासकर अंतरंग क्षणों में। ये सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। एक बीमार मानसिकता की साफ झलक। वह आदमी पहले अपनी बेटी के साथ था, लेकिन फिर वह लड़की अचानक गायब हो गई और कभी वापस नहीं आई। ये संकेत देता है कि शायद उसने अपनी ही बेटी की हत्या की थी, लेकिन अपने पैसों और रसूख के दम पर वह किसी जांच से बच गया। इसके बाद सभी मेहमानों को अगले कोर्स के लिए एक खुले बार क्षेत्र में ले जाया जाता है। वहाँ शेफ का एक जूनियर स्टाफ मेंबर अपनी एक डरावनी याद साझा करता है। वह बताता है कि एक बार शेफ स्लोविक ने उस पर यौन हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह रोने लगा तो शेफ रुक गया। उसने उसे अपने स्टाफ से नहीं निकाला, पर फिर कभी उसकी आंखों में नहीं देखा, कभी बात नहीं की, जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। ये सब कहने के बाद वह शेफ की जांघ में छुरा घोंप देता है। इस भयानक अनुभव से प्रेरित होकर इस डिश का नाम रखा गया, मैनस फॉली, मैंस फॉली। इतने समय बाद शेफ पहली बार उस लड़की से माफी मांगता है। इसके बाद शेफ घोषणा करता है कि अब सभी पुरुषों को 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। वे इस दौरान भाग सकते हैं। यदि कोई पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा और अगर कोई भागने में सफल रहा तो वह बच जाएगा। जैसे ही यह घोषणा खत्म होती है, पुरुष अपने साथ आई महिलाओं को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। केवल टेलर रुक जाता है, लेकिन मार्गो, जो अब एरिन के रूप में अपनी असली पहचान बता चुकी है, उसे भी भागने के लिए कहती है। पुरुष भागते हैं और 45 सेकंड बाद स्टाफ उनके पीछे दौड़ पड़ता है। इधर डाइनिंग हॉल में महिलाएं फिर से इकट्ठा होती हैं और शांत भाव से साथ खाना खाती हैं। वे एक दूसरे की प्रशंसा करती हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि कुछ बचा नहीं है, वे मरने वाली हैं। शेफ लिली इस दौरान काफी भावुक हो जाती है। उसी वक्त मार्गो सबको बताती है कि उसका असली नाम एरिन है, न कि मार्गो। वह उस वृद्ध आदमी की पत्नी को उसके पति की सच्चाई भी बता देती है। दूसरी ओर जितने पुरुष द्वीप से भागने की कोशिश करते हैं, वे सभी असफल रहते हैं। स्टाफ उन्हें पकड़कर दोबारा हॉल में ले आता है। अब शेफ टेलर के पास जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें खुद बुलाया था, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि जो कोई भी यहाँ आएगा वह मर जाएगा। तो फिर तुमने एरिन को क्यों लाया, उसे क्यों हायर किया? टेलर कहता है कि उसने एरिन को सिर्फ इस असामान्य अनुभव का हिस्सा बनाने के लिए लाया था। ये सुनकर एरिन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद शेफ टेलर को किचन में ले जाता है, क्योंकि टेलर खुद को लंबे समय से एक फूड आर्टिस्ट मानता आया था। शेफ उससे कहता है कि वह अपनी मर्जी से कोई डिश बनाए। टेलर को स्टाफ की तरह यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, लेकिन वह ऐसी गंदी और बेस्वाद चीजें बनाता है जो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। शर्मिंदा होकर वह पास के कमरे में जाता है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद शेफ एरिन से कहता है कि अब हमें डेजर्ट बनाना होगा, इसीलिए वह उससे कहता है कि पास के कमरे से एक बैरल लेकर आओ। एरिन बाहर जाती है, लेकिन बैरल लाते समय वह अचानक निर्णय लेती है कि अगर बचना है तो अभी कुछ करना होगा। वह चुपचाप शेफ के निजी कॉटेज में घुस जाती है, जहां उसे शेफ की पुरानी तस्वीरें, पुरस्कार और एक पुरानी मैगजीन का कवर मिलता है, जिससे शेफ को पहली बार पहचान मिली थी। वहां उसे एक पुराना रेडियो भी मिलता है, जिससे वह मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी एल्सा वहां पहुंच जाती है। एल्सा एरिन से कहती है कि वह शेफ की सबसे भरोसेमंद है और रसोई का हर काम उसी से करवाया जाता है। लेकिन अब जब शेफ ने एरिन को कोई काम सौंपा है, तो क्या वह उसकी जगह लेने आई है? एरिन जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एल्सा पागल हो जाती है और उस पर हमला कर देती है।
दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और कई झड़पों के बाद एरिन एल्सा को मार देती है और कमरे से बाहर निकल आती है। इस बीच रेस्टोरेंट में एक प्रसिद्ध अभिनेता भी आया था, जिसे शेफ सीधा कहता है कि आज वह जरूर मरेगा क्योंकि उसकी घटिया फिल्म ने शेफ का छुट्टी वाला दिन खराब कर दिया था। शेफ कहता है कि उसने पूरे दिन मेहनत के बाद उसकी फिल्म देखी और उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। उस अभिनेता के साथ उसकी एक कम उम्र की प्रेमिका भी थी जो चोरी छिपे उससे पैसे चुराती थी। शेफ उसे पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्टूडेंट लोन है। वह जवाब देती है कि नहीं। शेफ कहता है कि फिर उसे भी मरना होगा क्योंकि उसने बिना जरूरत के चोरी की। वह कहता है कि तुम लोन लेकर पढ़ सकती थी, लेकिन तुमने लालच में गलत रास्ता चुना। उसी समय एरिन वापस डाइनिंग रूम में लौट आती है। शेफ इस बार ब्राइस नाम के व्यक्ति के लिए एक शानदार केक लाता है क्योंकि उसका जन्मदिन था। तभी वहाँ एक पुलिस अधिकारी आता है। असल में एरिन ने रेडियो के जरिए उसे बुलाया था। सभी मेहमान पुलिस को देखकर राहत की सांस लेते हैं और उसे सारी सच्चाई बताकर मदद की गुहार लगाते हैं। कुछ समय के लिए पुलिस अधिकारी ऐसा दिखाता है जैसे वह शेफ को गिरफ्तार करने वाला है, जिससे सभी को लगता है कि अब वे बच जाएंगे। लेकिन तभी पता चलता है कि वह पुलिस अधिकारी भी शेफ की टीम का हिस्सा है और ये सब केवल एक धोखा था। ये जानकर वहाँ मौजूद सभी लोग निराश और स्तब्ध रह जाते हैं। और फिर शुरू होती है फाइनल कोर्स की तैयारी। सभी समझ चुके थे कि अब समय बहुत कम है। फिर भी बचने के लिए एरिन सीधे शेफ से कहती है, तुम्हारा खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं अभी भी भूखी हूँ। शेफ हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तो तुम क्या खाना चाहती हो? एरिन जवाब देती है, मैं कोई इतिहास या खाने की कहानी नहीं सुनना चाहती, न ही खाने की कला देखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण चीज चाहती हूँ, एक अच्छी तरह बना हुआ बर्गर और फ्राइज। ये सुनकर शेफ के अहंकार को ठेस पहुँचती है, लेकिन वह चुपचाप उन चीजों को बनाना शुरू कर देता है। वह खुद अपने हाथों से चीज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाता है। एरिन वह खाना खाती है और कहती है, ये सचमुच बहुत अच्छा था। फिर वह कहती है कि बाकी खाना पैक कर दिया जाए। शेफ उसकी बात मान लेता है और अजीब तरह से उसे वहाँ से जाने देता है। इसके बाद शेफ घोषणा करता है कि आज के मेनू का अंतिम कोर्स शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एस्मोरास। यह अमेरिका और कनाडा के कैंपफायर पर आधारित पारंपरिक मिठाई है, जिसमें मार्शमैलो और चॉकलेट जैसी चीजों को जलाकर परोसा जाता है। शेफ इस बार भी कुछ ऐसा ही करता है। सभी मेहमानों को मार्शमैलो मेंटर की पोशाक पहनाई जाती है और उनके सिर पर चॉकलेट का मुकुट रखा जाता है। रेस्टोरेंट के चारों ओर विस्फोटक लगाए जाते हैं। सब या तो खड़े थे या बैठे हुए एक दर्दनाक अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। शेफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आग लगा देता है। एक ही पल में पूरा रेस्टोरेंट और पूरा द्वीप आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। ग्राहक और कर्मचारी कोई नहीं बचता, सब वहीं खत्म हो जाते हैं। और फिर सीन आता है एरिन के पास। वह समुद्र के बीचों बीच एक नाव में बैठी होती है और शांति से अपने पैक किए हुए उस चीज बर्गर को खा रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक होती है। फिर वह उसी मेनू पन्ने से अपना मुंह पोंछती है और यहीं खत्म होती है द मेनू नाम की यह भयावह और प्रतीकात्मक फिल्म। लेकिन अब सवाल उठता है, इतना सब कुछ क्यों दिखाया गया? इस फिल्म का असली अर्थ क्या है? दरअसल ये फिल्म कुछ साल पहले आई स्पेनिश वायरल फिल्म द प्लेटफॉर्म की तरह एक रूपक है। इसकी कहानी भले ही सतही तौर पर काल्पनिक लगे, लेकिन इसका गहरा अर्थ समाज की असलियत को दर्शाता है। ये फिल्म इस बात को उजागर करती है कि कैसे इंसान अब छोटी छोटी चीजों का अर्थ भूल चुका है। खाना, जो सभी के लिए एक बुनियादी जरूरत है, अब कला, प्रयोग और वर्ग प्रदर्शन का जरिया बन चुका है। एक दिन के खाने की कीमत $1250 यानी 1 लाख रुपये, और उसमें परोसा क्या जाता है? कुछ फूल और पत्ते एक पत्थर पर। ये फिल्म मूल रूप से यह दिखाती है कि कैसे शेफ दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते अपनी आत्मा, जुनून और इंसानियत खो बैठा है। जो लोग उसके रेस्टोरेंट में आते हैं वे खाने का आनंद लेने नहीं बल्कि अपनी हैसियत दिखाने आते हैं। इन सब के बीच केवल एक व्यक्ति है, एरिन, जो दिखावा नहीं चाहती। वह बस एक अच्छा सच्चे मन से बना हुआ खाना चाहती है, और शायद इसी सच्चाई की वजह से वही एकमात्र इंसान होती है जो आखिर में बच जाती है। शेफ खुद भी कभी गरीबी से ऊपर उठा था, इसीलिए उसके भीतर एरिन जैसी सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता थी। यही वजह थी कि उसके मन में एरिन के लिए एक प्रकार का सम्मान भी था। शेफ जानता था कि टेलर के साथ जो व्यक्ति आया है
वह उसकी असली साथी नहीं है। एरिन गेस्ट लिस्ट में नहीं थी। वह एक बाहरी व्यक्ति थी जिसे टेलर ने केवल अपने अनुभव के लिए इस्तेमाल किया था। इसी कारण शेफ को टेलर से गहरी नफरत थी और अंत में टेलर ने शर्मिंदा होकर खुद अपनी जान ले ली। फिल्म के बिल्कुल अंत में यह स्पष्ट होता है कि शेफ ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक कर चुनकर इसलिए मारा क्योंकि किसी ने दूसरों पर अत्याचार किया था, किसी ने धन की चोरी की थी, किसी ने झूठे रिव्यू देकर निर्दोष व्यापारियों के रेस्टोरेंट बंद करवा दिए थे और किसी ने प्यार जैसी भावना का मजाक उड़ाया था। शेफ ने अपने प्यार यानी खाना और फूड आर्ट को इन सभी अपमानों से मुक्त करना चाहा और एरिन ही वह इंसान थी जिसने भोजन के प्रति शेफ के अंदर दबी उस भावनात्मक आस्था को दोबारा जगा दिया। यही वजह थी कि वह अकेली जीवित बची। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो ये फिल्म एकदम अलग थी, जिसे समझने से ज्यादा महसूस करना जरूरी था। मुझे ये बहुत पसंद आई। इसका कॉन्सेप्ट अनोखा और गहराई से भरा हुआ था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।